हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं के गणित का जो मॉडल पेपर है उसके 1 मार्क वाले सवालों के। यानी वो सारे सवाल जो 1 नंबर के आने वाले हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, यानी उनको हम हल करेंगे। एक एक करके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे आपको और समझेंगे कि किस तरह के सवाल जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, जो यानी अंतिम एग्जाम होने वाला है, उसमें किस तरह के सवाल आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए यहां पर क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न किस टाइप के आएंगे। सभी खंड कीजिए, यानी सारे खंड करने हैं। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही विकल्प छांटकर बताइए और उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी जो सबसे सही होगा उसको आपको वहां पर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। चलिए चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। युग्म मतलब पेयर, सह अभाज्य मतलब को प्राइम। कौन सा है? तो इसका खास बात क्या होता है? इसका खास बात यह होता है, सह अभाज्य का मतलब यह होता है कि जब उनके टुकड़े किए जाएं तो फैक्टर के तौर पर यानी गुणनखंड के तौर पर कॉमन यानी कि जो दोनों में दिखाई दे वो सिर्फ एक दिखाई दे, इसके अलावा कोई और दिखाई ना दे। जैसे पहला प्रश्न की बात करूं, यानी पहले पार्ट की बात करूं, तो उसमें क्या दिया हुआ है? 14 और आपको 35 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसकी बात करेंगे तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो और इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब एक के अलावा एक और आपको गुणनखंड दिखाई दे गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका आंसर यानी उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है आपसे? अभाज्य। क्या कहा है? सह अभाज्य संख्या बतानी है। सह अभाज्य संख्या में सिर्फ एक ऐसा संख्या होती है, यानी एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों में पाया जाता है। चलिए दूसरे में चेक करते हैं। जब हमने दूसरे में चेक किया तो वहां पर आपको 18 और 25 दिखाई दे रहा है, और यहां पर 1 गुणा 1 गुणा 18 और यहां पर 25 गुणा 1, ये यहां पर आपको 1 मिल रहा है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। तीसरे पार्ट में जाते हैं, यानी तीसरे हिस्से में 31 और 93 है, यानी 31 और 93। तो ध्यान से देखिए यहां पर आपको ये मिल जाएगा, और 3 इंटू यानी गुणा 31, यानी यहां पर आपको 5 मिल रहा था जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां आपको 31 मिल रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो संभव नहीं है। अब आपके पास क्या बचता है? 62 और 32 और 62 बचता है। तो जब आप यहां की बात करेंगे तो आप जब टुकड़े करेंगे तो 2 16 हो जाएगा, और जब इसके टुकड़े करेंगे तो 2 31 हो जाएगा। यानी यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि संभव नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका जो उत्तर होगा वो 18,25 होगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आपको क्या पूछा है? द्विघात समीकरण 3x का वर्ग माइनस 4x बराबर 0 यानी कि 0। आपको यह बताना है द्विघात समीकरण में गुणनफल क्या है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या होता है उसका मतलब? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो चलिए निकालते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, क्या तरीका हो सकता है? तो मैंने कहा जब हम इसका निकालने जाएंगे तो आप देखिए, यहां देखिए, यहां से x बाहर ले सकते हैं और क्या बचेगा? 3x माइनस 4 बराबर 0। तो इससे यह पता चला एक तो आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, और अगर ये हो गया तो इससे कितना आ गया? इससे आ गया 4/3, और ये क्या आ गया? x बराबर 0। उन्होंने कहा दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल यानी इसका, इसको मान लेते हैं कि x है और इसका x1 है x2 है। तो एक का क्या है? 0 है, और एक का क्या है? 4/3 है। दोनों को गुणा करना है, तो 0 इंटू यानी कि मल्टीप्लाई यानी गुणा विद दिस क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर क्या हो गया? पहला वाला प्रश्न यानी पहला वाला विकल्प जो है वो सही है। ठीक है, एक और तरीका हो सकता था इसको करने का। क्या आपको मालूम है समीकरण कुछ इस तरह की होती है, और आपको यह भी मालूम है समीकरण x का वर्ग
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा बराबर 0 होती है। अगर मैं इस समीकरण की बात करूं तो ये क्या है, 3x का वर्ग माइनस 4x बराबर 0। यहां पर 1 होता है तो यहां पर भी 1 बनाना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 4/3 x बराबर 0। इस जगह पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0 है। और ये क्या होता है, ये गुणनखंड होता है, नहीं गुणन होता है, गुणन दोनों संख्याओं का, दोनों मूलों का गुणा होता है, गुणक होता है, गुणक। तो भैया दोनों की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो भी उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या पूछा उन्होंने, उन्होंने आपसे दो सिंपल सी बातें कही हैं। पहली बात, समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है, समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्राइंगल की क्या खास बातें होती हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो पहली खास बात यानी कि विशेषता, दोनों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी किसमें होती हैं, रेशोज में होती हैं, किसमें, प्रोपोर्शनल रेशोज में होती हैं। मैंने कहा ठीक है। दूसरी बात, ये बात सही है, हाँ होता है ऐसा। संगत कोण बराबर होते हैं, ये वाली बात भी सही है। तो मैं इसको उत्तर कहूं या इसको उत्तर कहूं, तो मैंने कहा इसको कहने से पहले आप सी विकल्प यानी कि थर्ड, तीसरा विकल्प भी पढ़ लीजिए। उसने कहा उपयुक्त में से दोनों, कह रहे ऊपर वाले दोनों, तो मैंने कहा सही उत्तर तो ये हो गया, ऊपर वाले दोनों। तो भैया ये आपका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न कहते हैं बताओ भैया जा इसकी वैल्यू कितनी होगी, मान कितना होगा इसका, मान ज्ञात करो। मैंने कहा मान ज्ञात करना कौन सी बड़ी बात है, अभी कर देते हैं। तो जब इसकी बात करेंगे cos 60 की यानी इसकी, तो cos 60 जो होता है वो हमारा 1/2 होता है। cos 30 की बात करेंगे तो वो √3y यानी कि वर्गमूल 3/2 होता है, माइनस ये आपका वर्गमूल 3/2 होता है और ये आपका 1/2 होता है। ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है वर्गमूल 3/4, ये लिखा हुआ है वर्गमूल 3/4, सब मिला के कितना हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 यानी कि 0। कितना हो गया, 0। समझ गया आप बात को। तो सही उत्तर कौन सा हो गया, पहला विकल्प। खटक। आगे चलिए, ये रहा अगला प्रश्न। कहता है विच वन इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की अगर मैं बात करूं तो माध्य, ये तो होता है, माध्यिका ये भी होता है, और बहुलक ये भी होता है, ये सारे होते हैं। माध्य मतलब मीन होता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये आपकी मीडियन होती है, और ये आपका मोड होता है। तो ये तीनों ही क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति है। क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी है। तो कौन सा बचा जो नहीं होता, ये वाला बचा जो नहीं होता। तो इसका मतलब सही जो उत्तर है यानी सही विकल्प जो है वो आपका हो गया चौथा, मानक विचलन। खत्म। अगला पढ़िए, दो बिंदुओं के निर्देशांक ये और ये हैं, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मैंने कहा कि एक रेखाखंड ये है जिसमें ये वाला बिंदु -8,0 है और ये वाला बिंदु 0,-8 है। मान लीजिए ये A है और ये B है, इनका मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु कहां होता है, बिल्कुल बीचों बीच। मध्य बिंदु ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, मध्य बिंदु ज्ञात करने का तरीका होता है भैया x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ये मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र होता है।
चलिए भैया फटाफट से ज्ञात कर लेते हैं। तो -8 + 0 / 2, 0 - 8 / 2, तो ये कितना हो गया -4 और -4, यानी कि घटा 4 घटा 4। तो देखते हैं घटा 4 कहां पर है, तो थर्ड वाले यानी कि तीसरे वाले विकल्प में ये वाला उत्तर लिखा हुआ है। हो गया। चलो भैया होते जा रहे हैं तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगला देखिए, अब अगला खंड आ चुका है और अगले खंड का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या कहते हैं भैया, ये आपसे कुछ छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कीजिए, यानी कि डी पता कीजिए, यानी b² - 4ac। इस प्रश्न में अगर मैं a की बात करूं तो 2 है, b की बात करूं तो -4 है और c की बात करूं तो 3 है। रख दीजिए इसमें। तो भैया कितना -4 का वर्ग, 4 × 2 × 3, यहां ये 16 हो गया, ये 4 दूनी 8 या 24 हो गया। कितना आ गया माइनस का 8। तो ये आ गया विविक्त कर। विविक्त कर यानी विविक्त कर आपने निकाल लिया। अब आपको मान ज्ञात कर, मान तो नहीं मिल गया, अब आपको पता करना है कि भैया इसकी प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी। मैंने कहा बहुत आसान है। हमने सीखा है कि अगर ये जो t है बराबर 0 हो जाए, किसके हो जाए 0 की, तो इसकी जो प्रकृति होती है यानी प्रवृत्ति होती है वो आपकी क्या होती है, रियल, यानी कि क्या होती है, नेचर, यानी कि प्रवृत्ति। तो फिलहाल के केस में ये जो है इमेजिनरी है। क्या है, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है अप्राकृतिक। अप्राकृतिक, अप्राकृतिक, समझ गया आप बात को। चलिए, प्राकृतिक होती है, अप्राकृतिक होती है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 15 cot A बराबर अगर 8 हो तो इसका मतलब cot A बराबर 8/15। ये क्या होता है cot? मैंने कहा देखो, आपने सीखा होगा लाल बटे कक्का। क्या सीखा है, लाल बटे कक्का। और अगर आपने लाल बटे कक्का सीखा है तो आपको मालूम होगा इससे आपका साइन बनता है, इससे आपका tan बनता है, और उल्टा कर दो तो कॉट बनता है। क्या बनता है, कॉट, यानी कि आधार बटे लंब। तो भैया ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका लंब। तो इस तरीके से यहां पे एक त्रिभुज बन गया, और इस त्रिभुज में मान लीजिए अगर ये A यहां पर है तो भैया आधार जो है इसका, आधार भैया आधार कितना हो गया 8 हो गया, और लंब कितना हो गया 15 हो गया। तो ये आपका P है, ये आपका Q है और ये आपका R है। तो फटाफट से PR पता कर लीजिए। मैंने कहा लो, PR पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लंब का स्क्वायर यानी लंब का वर्ग और आपका PQ का वर्ग और QR का वर्ग बराबर होता है। मैंने ठीक है, तो हमें ये तो निकालना है PQ कितना है भैया 15 का वर्ग और ये आपका 8 का वर्ग। ये हो गया आपका 225 और ये हो गया आपका 64। ध्यान से देखोगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी PR का वर्ग इतना। और अगर आपको मालूम हो तो ये PR कितना हो गया, ये हो गया 289, जो कि कितना होता है 17, यानी ये हमें पता लग गया कितना 17। अब आप इससे कुछ भी निकाल लीजिए जो आप चाहते हैं। इन्होंने क्या पूछा आपसे, इन्होंने आपसे पूछा है कि साइन क्या होगा। तो अगर कोई आपसे साइन A पूछ रहा है तो वो होता है, क्या होता है, मैं लिख देता हूं आपके सामने, बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसमें 15 और कर्ण कितना है 17, तो इसका सही उत्तर आ गया 15/17। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले सेक, क्या पूछ ले सेक A,
तो सेक यहां से बताइए क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और कर्ण बटे आधार की बात करूंगा तो कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, तो ये हो गया 17 बटे 8। तो ये दोनों उत्तर हमने दे दिए हैं और बड़ी ही आसानी से दिए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, यदि दो समरूप त्रिभुजों के, ध्यान से समझिएगा, समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं। समरूप त्रिभुज अगर होते हैं तो उनकी कुछ खास बात होती है। क्या खास बात होती है? ये क्या है, समरूप है, सिमिलर ट्राइंगल। तो समरूप का मतलब होता है कि भैया ए बी वाली साइड यानी कि ये साइड यानी ये भुजा बटे में ये भुजा का वर्ग बराबर होता है ये भुजा बटे में ये भुजा, बराबर होता है ये भुजा और आपकी ये भुजा का वर्ग बराबर एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। कौन सा? ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर के। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये बराबर होता है 121 बटे 289 के। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए बी अपॉन यानी कि बटे पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर का वर्ग। और अगर इनका वर्ग उधर लटक गया जाके तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 बटे 289 जो कि होता है 11 बटे 17। और यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी बराबर यानी ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर और बी सी अपॉन यानी कि क्यू आर। तो इस तरीके से कितना आ गया 11 बटे 17 जो कि इसकी भुजाओं का अनुपात होगा। चलिए आगे क्या कहा भैया सरकार ने, वो कह रहे हैं किसी बंटन माध्य में माध्य 16 और बहुलक 13। माध्य 16 का मतलब होता है ये और बहुलक का मतलब होता है ये। तो बंटन माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्यिका ज्ञात कीजिए। मैंने कहा सबसे पहले इसका एक सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है? तो मैंने कहा सूत्र होता है 3 गुणा माध्यिका बराबर बहुलक प्लस माध्य। ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, चलो अगर ये सूत्र होता है तो इसका यूज कर लीजिए, नहीं इस्तेमाल कर लीजिए। तो 3 गुणा माध्यिका मुझे निकालनी है बराबर बहुलक। बहुलक मेरा 13 है और ये मेरा 16 है। रख दी वैल्यू यानी कि मान रख दिए। मान रखने के बाद मैं इसको m कह दे रहा हूं। ये 13 है, ये 32 है, m ऐसे ही रहने दीजिए। 3 और 2 5 और ये 4 और ये 3 हो गया। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 यानी कि जो माध्यिका आ गई वो कितना आ गया 15, जो कि मुझे वही पता करनी थी। तो बच्चा पार्टी ये जो प्रश्न थे सारे के सारे 1 नंबर वाले प्रश्न थे जो आपने कर लिए हैं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से 2 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले प्रश्न और 4 या 5 या 6 नंबर वाले प्रश्नों को करना होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो।